मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर और मैं हूं इकबाल अहमद। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के कई परिजनों की मौत, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अभियान तेज करेगा इसराइल। इसराइल जिस तरह के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हिजबुल्लाह के साथ या तो किसी तरह का कोई जो है कूटनीतिक समाधान निकाला जाए। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ब्रितानी जेल से रिहा। It's a whirlwind of emotions. I mean, I'm just elated. Frankly, it's just incredible. I don't know. If you mean the primary duty of making consensus is from the government side and the prime minister. एनडीए और इंडिया गठबंधन एक बार फिर आमने सामने। संसदीय इतिहास में पहली बार होगा स्पीकर के लिए चुनाव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया का हाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के एक टॉप कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। ये कदम सार्वजनिक आलोचना, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत और पद को लेकर अयोग्यता के आरोपों के बाद उठाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल इस साल की शुरुआत से यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर पद पर थे। ब्रिगेडियर जनरल एंड्री ख्वांतोव को अब उनकी जगह नियुक्त किया गया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने इस फैसले के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं किया है। लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल की बर्खास्तगी का ऐलान ज़ेलेंस्की ने सोमवार देर रात अपने संबोधन के दौरान ही कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी है। 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने मौजूद दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के लिए आने को कहा था। अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। पुणे के पोर्शेकार मामले में नाबालिग अभियुक्त को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनशन खत्म कर दिया है। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। और चीन का एक लूनर प्रोब चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूनों को लेकर पृथ्वी पर वापस आ गया है। वैज्ञानिक इस परीक्षण करने को उत्सुक हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओनिंग ने कहा, 这个消息令人振奋，我们对此表示热烈的祝贺。 माओनिंग कह रही हैं, ये एक रोमांचक खबर है। चीन सभी के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हम सबके साथ प्रयास करना, काम करना जारी रखेंगे। तो खबरों के लिए बहुत शुक्रिया सुमिरन आपका। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं इसराइल और हमास जंग से। हालांकि आज हम जूलियन असांज की बात और भारत में जो राजनीतिक गहमा गहमी है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसराइल गजा जंग से। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गजा के रफा में जारी हमलों पर बयान दिया है, जो कल से चर्चा में है। नेतन्याहू के मुताबिक युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमास को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। और हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ते हमलों के बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जल्द ही इस्राएली सेना लिबनान की सीमा पर अपनी टुकड़ियां भेजने में सक्षम हो जाएंगी। जी बिल्कुल इकबाल, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमास की। थोड़ी देर पहले एक खबर आई, गजा में हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि इस्राएली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला गजा पट्टी के उत्तर में अल शती शरणार्थी शिविर में एक परिवार के घर पर हुआ। कहा जा रहा है कि मृतकों में हानिया की एक बहन भी शामिल हो सकती है। हालांकि इस्राएली सेना ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है और जो हमास के लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो देखा और कहा कि जो युद्ध है उससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। الليلة سمعنا صوت هواي
तो उबैदा अबू रयाला जो कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जिस घर पर हमला किया गया वे सभी आम लोग थे। व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला, आदमी की माँ और लड़कियां, वे सभी आम लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था। आम लोगों का और उसके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, ये नागरिक ही थे। जी बिल्कुल। इकबाल, ऐसा है कि अप्रैल में भी एक खबर आई थी जिसमें राजनीतिक प्रमुख जो इस्माइल हानिया हैं, उनके परिवार वालों के कुछ और सदस्य भी इसमें मारे गए थे और इसमें 3 बेटे और पोते पोतियां भी शामिल थे। तो इसका क्या असर हो सकता है इस्राइल गजा युद्ध पर, ये जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से, जो इस वक्त यरूशलेम में मौजूद हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमास के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं इस्माइल हनिया, उनके परिवार के लोग पहले भी मारे जा चुके हैं इस्राएली कार्रवाई में। और दरअसल उसके बाद जो है उनका जो कद है संगठन के अंदर, वो जो है एक तरह से न सिर्फ सुरक्षित बल्कि कहा गया कि मजबूत भी हुआ है, क्योंकि वहां पर कई लोग जो हैं इस तरह की अटकलें लगा रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है हमास का, वो गजा में नहीं रहता, वो वहां से दूर रहता, जबकि उनका अहम जो बेस है वो गजा है। तो ऐसे में इस्माइल हनिया और उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं और वो भी इस तरह की कीमत चुका रहे हैं और इसराइली जो है सैन्य कार्रवाई का टारगेट बन रहे हैं। इसके मद्देनजर अब ये कहा जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भले ही वो बाहर है, लेकिन वो यहाँ से कटा हुआ नहीं है, यहाँ से जुदा नहीं है गजा से, और वो भी इसकी कीमत चुका रहा है। तो जाहिर है कि इस्माइल हनिया जो हैं, उनकी अंदरूनी जो पकड़ है वो इस तरह की घटनाओं की वजह से उनका जो स्टेचर है, पॉलिटिकल स्टेचर है, वो हमास के अंदर मजबूत हुआ है। हालांकि कीमत उन्हें काफी बड़ी चुकानी पड़ी है। तो इसराइल का इकबाल ये कहना है कि जहां एक तरफ हमास पर वो अपने हमले जारी रखेंगे जब तक कि हमास ख़त्म नहीं हो जाता है, और हिजबुल्ला से भी जो इसराइल अक्सर उनका टकराव होता रहा है, हिजबुल्ला सीमा पार से हमले करता रहा है। और इसी बीच नेतन्याहू ने ये भी कहा कि सैन्य अभियान वो हिजबुल्ला के खिलाफ भी चलाते रहेंगे जो उत्तर में है, और 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्ला सीमा पार से हमले अक्सर करता रहा है, दोनों के बीच टकराव हुए हैं और उत्तर में कई इसराइलियों ने जगह छोड़ दी है, वहाँ के निवासियों ने वो जगहें छोड़ दी हैं। और इसराइल और लिबनान के जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उनके बीच बढ़ते संघर्ष के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने का भी खतरा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो गजा में हमास का समर्थन करने के लिए इसराइल से लड़ रहा है। इस बीच इसराइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन में बातचीत हुई है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए ब्लिंकन का मानना है कि इस तनाव की वजह से विस्थापित इसराइली और लिबनानी परिवारों की घर वापसी के लिए हल निकालने की ज़रूरत है। जी, इसी बीच बीबीसी की मध्य पूर्व संवाददाता लूसी विलियमसन ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी और बताया किस तरह से वहां जगहें जो हैं वो खाली हैं। Here on Israel's northern border, many say war is also the way to get residents back. युद्ध की वजह से यहाँ कई इलाके खाली हैं। इसराइल की उत्तरी सीमा पर कई लोग कहते हैं कि युद्ध ही यहाँ के लोगों को वापस लाने का एकमात्र तरीका है। हर हफ्ते कियर्त श्मोना पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज हमलों की तैयारी की बात भी कर रहा है। Hezbollah has vowed that nowhere in Israel would be spared. वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बातचीत दोनों पक्षों की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये युद्ध का रास्ता भी उजागर कर सकती है। गाजा में युद्ध विराम के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है। इससे संभवतः उत्तर में भी तनाव शांत हो जाएगा। The US is pushing hard for a diplomatic solution here. अमेरिका यहाँ कूटनीतिक समाधान तक पहुँचने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ के मेयर अविखाई स्टर्न का कहना है कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। Sitting here like lambs to slaughter, just waiting for the day they attack. यहाँ बैठे रहना, बस उस दिन का इंतजार करना जब वे हम पर हमला करेंगे, ये अस्वीकार्य है। हर कोई समझता है कि युद्ध होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई देश है जो अपने नागरिकों पर रोज गोलाबारी स्वीकार करेगा। This slipped past Israel's defenses last Friday. पिछले शुक्रवार को एक रॉकेट मेयर के कार्यालय के बाहर की सड़क पर गिरा। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाजा युद्ध को हमास के नष्ट होने तक जारी रखेंगे, लेकिन ये संघर्ष जितना लंबा चलेगा, ये उतना ही आग से खेलने जैसा होगा। तो बीबीसी की मध्य पूर्व संवाददाता लूसी विलियमसन की इस रिपोर्ट को आप सारिका सिंह की आवाज में सुन रहे थे। इकबाल, इसराइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन में बातचीत हुई, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से हिजबुल्लाह के साथ जो ये टकराव है कहीं क्षेत्रीय युद्ध का रूप ना ले, ये डर है लोगों में। लेकिन इससे इनकी छवि पर, यानी कि बेन्यामिन नेतन्याहू की छवि पर इस युद्ध का क्या असर हो सकता है, इसी के बारे में बता रहे हैं हरेंद्र मिश्र। देखिए, इजराइल
के उत्तरी इलाके में अक्टूबर 8 से ही लगातार वहां पर झड़पें होती रही हैं, लेकिन ये देखा गया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ये झड़पें जो है इनमें काफी तेजी आई है। और हिजबुल्ला जो है उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस्राएली कार्रवाई ऐसे ही बढ़ती रही वहां पर और जिस तरह से उनके कई कार्यकर्ताओं को वहां पर मारा गया है, तो उनके तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है उसमें काफी तेजी आएगी। उनके तरफ से ये भी धमकी दी गई है कि उनके पास ऐसे असले हैं जो कि इसराइल के किसी भी हिस्से में और कहीं भी वार कर सकते हैं। और दरअसल कहें तो यहाँ भी जो सुरक्षा से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके तरफ से भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि हिजबुल्ला के पास इस तरह की क्षमता है। और इसीलिए इसराइल में ये माना जा रहा है कि अगर इसराइल को सुरक्षित रखना है और इसराइल जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हिजबुल्ला के साथ या तो किसी तरह का कोई जो है कूटनीतिक समाधान निकाला जाए, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसराइल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि वहां पर कुछ इस तरह की सैन्य कार्रवाई हो जिससे कि हिजबुल्ला जो है उसे लिटनी नदी के उस पार जो है ढकेला जा सके। और इसको लेकर के यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के सुरक्षा अधिकारी बल्कि अब तो जो है यहाँ का नेतृत्व भी इस तरह की बात लगातार कर रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी तरह की बात की है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात यहाँ पर लगातार सुनने को आ रही है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो वक्तव्य है ये दरअसल यहाँ की अंदरूनी सियासी जो हालात है उसके मद्देनजर दिया गया वक्तव्य है, क्योंकि गजा में जो है एक तरह का स्टेलमेट होता जा रहा है। गजा में जो कार्रवाई जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत और वैसे भी अगर देखें ऑपरेशनली भी वहां पर अब उसमें काफी नरमी एक तरह की देखी जा रही है और टारगेटेड वहां पर ऑपरेशन सिर्फ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सैन्य अधिकारियों का यह मानना है कि जो मेजर वहां पर जो कार्रवाई इसराइल को करनी थी वो खत्म कर चुका है। लेकिन जिन 3 लक्ष्यों को लेकर के वो आगे बढ़ा था, हमास का खात्मा पहले कह रहे थे, अब हमास के सैन्य और मिलिट्री जो है क्षमता को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां से हॉस्टेजेस को वापस लाना और वहां से भविष्य में इसराइल पर कोई हमला ना हो। इन तीनों लक्ष्यों में लेकिन अगर गौर करें तो इसराइल को कामयाबी नहीं मिली है। वो किसी भी हालत में ये नहीं कह सकता है कि वो पूर्ण तरह से जो है सफल रहा है। तो ऐसे में ध्यान बटाने की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो एक तरह से ध्यान बटाने की भी बात है और अपनी कुर्सी बचाने की बात है। तो इकबाल, एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला है और इसराइल है, लेकिन इस बीच एक नाम आता रहा है अमेरिका का। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पर, यह कहा कि अमेरिका पूरी मदद नहीं कर रहा है इसराइल की। हरेंद्र मिश्र ने बताया कि आखिर किस तरह से जो ये बात बोली है बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये एक और तरीका है अपनी ही छवि को आगे बढ़ाने का और लोगों में लोकप्रिय रहने का। पिछले कुछ महीनों के दौरान नेतन्याहू ने ये इल्जाम लगा है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसने कई सारे जो मिलिट्री कंसाइनमेंट हैं उन पर रोक लगा दिया। और इसके बाद जो है दोनों देशों के बीच काफी तल्खी देखने को मिली। अमेरिका के कई जो शीर्ष नेता हैं और जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रही ये बात कि ये क्या नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये आरोप जो है वो बिल्कुल बकवास है, ये सही नहीं है। और अमेरिका की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है और उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है वो उस तरह का साथ अभी देता हुआ नजर नहीं आ रहा जैसा कि पहले जैसा इसराइल को समर्थन मिल रहा था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये आपको कहें कि वहां ये पहली बार उन्होंने अमेरिका के साथ इस तरह से जो है अमेरिका पर निशाना नहीं साधा है। और यहाँ पर सियासी जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि कई बार जो है बेंजामिन नेतन्याहू जब जब उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ता है तब तब वो इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये मानते हैं कि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे इस्राएली नेता हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा हो सकते हैं। छवि की वजह से कई बार जो है उन्हें राजनीतिक यहाँ पर लाभ हुआ है। चुनाव में भी, चुनाव प्रचार में भी वो इसका इस्तेमाल करते रहे। अमेरिका जो बातें कह रहा है और जिस तरह के डिमांड्स, जिस तरह की मांगे रख रहा है इसराइल के सामने, उससे बहुत सारे इस्राएली नेता जो है वो इत्तेफाक रखते हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट में शामिल कई सारे जो नेता हैं वो
वो इससे इत्तेफाक रहते हैं। उनका ये भी मानना है कि जहां गजा के भविष्य को लेकर के जिस तरह के सवाल अमेरिका उठा रहा है और ये कह रहा है कि जो कूटनीतिक प्रक्रिया है वो सैन्य कार्रवाई के साथ साथ समानांतर चलना चाहिए, उससे वो सारे लोग सहमत हैं। सिर्फ एक आदमी जो असहमत है वो बेंजामिन नेतन्याहू, और माना ये जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का स्टैंड लिए हुए हैं। तो यरूशलेम से ये थे हरेंद्र मिश्र। ये है BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे This is a historic moment because what has happened through this plea bargain. तो कार्यक्रम में आगे बात करेंगे जूलियन असांज की। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं, YouTube पर हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। या आप शुरुआत करना चाहेंगे इकबाल? आपके पास फेसबुक खुला है। अब फेसबुक में जाहिर है बहुत सारे लोग तो हमास और इसराइल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग भारतीय राजनीति की भी बात कर रहे हैं। DK परमार कह रहे हैं कि अमेरिका की विदेश नीति इसराइल के लिए कैसी है यह पता नहीं चलता है। अमेरिका युद्ध बंदी का कह रहा है और इसराइल अनियंत्रित हो रहा है। कुछ लोग जो भारत में गहमा गहमी चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि BBC के श्रोताओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो संविधान और संसदीय नियमों की रत्ती भर जानकारी उन्हें नहीं है और कानून विशेषज्ञ बनकर अजीबोगरीब सुझाव यहाँ कहते रहते हैं। ऐसे लोगों ने BBC से कुछ भी नहीं सीखा है। बहरहाल लोगों की राय है और हमारे लिए सभी राय स्वागत है। जी, अगर मैं YouTube की बात करूं तो राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो शपथ ग्रहण समारोह की बात करें, जिसके बारे में हम कार्यक्रम में आगे ज़रूर बात करेंगे। दिनेश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशाद खान हैं जो एंटनी ब्लिंकन की बात कर रहे हैं, दुबई और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने की बात है। मनोहर मनु हैं जो कह रहे हैं अमेरिका को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। तो सुमिरन, जैसा कि हमने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग जूलियन असांज की भी बातें जरूर करेंगे। तो विकिलीक्स के जो संस्थापक फाउंडर जूलियन असांज हैं, आज 5 साल के बाद ब्रिटेन की जेल से वो रिहा हो गए हैं और वो इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं वो रास्ते में हैं। अमेरिकी सरकार और जूलियन असांज के बीच एक समझौता हो गया जिसके तहत कोर्ट में जासूसी मामले में वो गुनाह कबूल करेंगे। असांज बुधवार को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित नॉर्दर्न मरियाना जो आइलैंड्स है उसकी एक अदालत में पेश होंगे और इसी कोर्ट में वो अपने आरोपों की पर जो गुनाह कबूल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है सुमिरन, हम ये बताएं लोगों को कि आखिर जूलियन असांज हैं कौन और ये पूरा मामला क्या है। जी, साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले असांज कंप्यूटर कोडिंग के माहिर हैं। 1996 में कंप्यूटर हैक करने की कोशिश में वो एक बार पकड़े भी गए थे, लेकिन फिर भी ये उनका जुनून जो है वो जारी रहा। साल 2006 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने विकीलीक्स नाम की वेबसाइट की शुरुआत की। इनका मकसद था एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो उन दस्तावेजों को जारी करे जो कंप्यूटर हैक करके पाए गए। जी बिल्कुल। और यही जो मामला है 2010 में उन्होंने क्या किया कि तकरीबन 7 लाख अमेरिकी खुफिया दस्तावेज उन्होंने इस वेबसाइट विकीलीक्स पर जारी किया और ये ज़्यादातर वो दस्तावेज थे जो अमेरिका के अफगानिस्तान अभियान और इराक युद्ध से जुड़े मामले थे। अमेरिका का कहना है कि ये दस्तावेज चोरी किए गए थे और इनको सार्वजनिक करने से उस अभियान में जो अमेरिकी सैनिक और उनके परिजन थे उनकी जान को खतरा हो गया था। जबकि असांज का ये कहना है कि मैं तो एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते हमने अपने सोर्सेज से ये दस्तावेज हासिल किए हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये तमाम दस्तावेज जो हैं उनको सार्वजनिक किया है। हालांकि उसके बाद उन पर एक बलात्कार का भी मामला चला। 2010 में वो गिरफ्तार भी हुए, फिर लंदन में उनको जमानत मिल गई, लेकिन 2012 में वो लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में घुस गए। इक्वाडोर की सरकार ने उन्हें शरण दे दी और वो 7 साल यानी 2012 से 2019 तक एक
दूतावास में रहे शरणार्थी बनकर लंदन शहर में इक्वाडोर सरकार का इक्वाडोर के जो दूतावास था उसमें रहे। लेकिन 2019 में इक्वाडोर की सरकार ने उनका जो शरणार्थी का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। वो ज़मानत पर थे और कुछ ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें ब्रिटेन की बेलमार्श जेल में भेज दिया गया, जहां वो पिछले 5 साल से जेल में थे और अब आज वो रिहा हुए हैं, जबकि अमेरिका से उनका समझौता हो गया है। जी, इस बीच अमेरिका हालांकि उनके एक्सट्रेडिशन के लिए भी लगातार कोशिश करता रहा है। जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी वकील ने क्या कहा। बीबीसी से बात करते हुए उनकी एक वकील दीपा ड्राइवर जी उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। This is a historic moment because what has happened through this plea bargain दीपा कह रही हैं ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इससे न केवल जूलियन और उनके परिवार बल्कि दुनिया भर में फैले उनके समर्थकों की जीत हुई है और ये जीत लोकतंत्र, मानवाधिकार और प्रेस की आज़ादी की जीत है क्योंकि उन्हें पिछले 14 सालों से इस आज़ादी से वंचित रखा गया था। और उधर असांज की पत्नी स्टेला असांज है, उनका भी बयान आया, सुनते कि वो क्या कहती हैं। It's a whirlwind of emotions. I mean, I'm just elated. Frankly, it's just स्टेला असांज कह रही हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिरी 24 घंटों तक हमें यकीन ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जुलियन और अमेरिका से समझौते के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। जी, वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी इस बात पर खुशी जताई है। इस पूरी लड़ाई को खुफिया दस्तावेज छापने और प्रेस की आज़ादी से जोड़कर देखा जा रहा है और अभी ये जो खबर है वो चर्चा में है और काफ़ी इसको सोशल मीडिया पर डिस्कस भी किया जा रहा है। तो सुमिरन, इस्राइल, हमास, असांज सबकी बातें हो गई और अब भारत की बात कर लेते हैं कि यहाँ भारत में स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस जो है एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं और उसकी वजह है कि स्पीकर पर कोई सहमति सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बन पाया है। सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला, जो पिछली बार भी लोकसभा में स्पीकर थे, उनको दोबारा खड़ा किया है और अब विपक्ष का कहना है कि वो सहमति नहीं इसलिए बन पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वो देने को तैयार नहीं है और उन्होंने के सुरेश, जो केरल से एक सांसद हैं, उनका भी नामांकन करवा दिया गया है। ओम बिरला राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, जबकि के सुरेश केरल से 8 बार सांसद चुने जा चुके हैं। और ये अहम इसलिए है सुमिरन कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। तो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल, सुनते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। Yesterday only Prime Minister told about the consensus in the House for a smooth functioning of the Lok Sabha and Rajya Sabha. That's why Rahul ji today morning reacted on that. If you mean the primary... तो केसी वेणुगोपाल कह रहे थे कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति से चलने की बात सदन में की थी। हम स्पीकर पद के लिए उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्पीकर सरकार की तरफ से होता है तो जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो विपक्ष की ओर से होता है और यूपीए सरकार के दौरान हमने डेप्यूटी स्पीकर का पद एनडीए को दे दिया है। आइए सुनते हैं कि ये तो बात थी केसी गोपाल यानी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने क्या कहा। ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है पूरा सदन के। बोथ दे विल बी द कस्टोडियन, स्पीकर इज द कस्टोडियन, ही इज द डिप्टी कस्टोडियन। तो इसमें एक बार चुनने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, तो इसीलिए जब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव आता है हम फिर से सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो बता रहे थे कि सत्ता पक्ष का क्या कहना है, और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे थे। उधर जो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके नेता अभिषेक बैनर्जी, जब उनसे पत्रकारों ने ये पूछा सुमिरन कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने इस बारे में उनकी पार्टी यानी टीएमसी से कोई बातचीत नहीं की थी। ये कांग्रेस और ख़ास के इंडिया गठबंधन जो है उनका एक तरफा फैसला है जब उन्होंने स्पीकर के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जो है शामिल कर दिया है। और कल
इस पर चुनाव हो सकता है। और तमाम पार्टियां यानी बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तमाम लोगों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि वो वहां पर सदन में शर्तिया यानी निश्चित तौर पर वहां पे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने भी कहा है, अपने तमाम सांसदों को निर्देश जारी किया है कि वो सदन में मौजूद रहेंगे। हालांकि जो सदन का मौजूदा स्वरूप है सुमिरन, उसमें जाहिर है कि जो एनडीए यानी सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है, संख्या बल के एतबार से वो करीब 290, 92, 94 है और जो इंडिया गठबंधन है वो मात्र 234 या 35 के आसपास है। तो जहां तक संख्या बल की बात है, इस अगर वाकई चुनाव हो जाता है और रात तक या कल तक कोई सहमति नहीं बन पाती है तो शर्तिया तौर पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओम बिरला वो चुन लिए जा सकते हैं। तो अब इस राजनीतिक गहमा गहमी के बाद चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। स्टूडियो में आ चुके हैं नवीन नेगी जो हमें स्पोर्ट्स अपडेट्स देंगे, ट्रेंड्स और हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। जी सुमिरन, तो T20 वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो उसमें सेमीफाइनल का लाइनअप जो है तैयार हो गया है। चारों टीमें अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत और अफगानिस्तान, दूसरी तरफ से हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तो कल रात जो मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। भारत की तरफ से जो इंडियन टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने बड़ी तेज तर्रार 92 रनों की पारी खेली और 205 रनों का इंडिया ने स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। उनके जो बैट्समैन है ट्रेविस हेड, एक वक्त तो ऐसा खेल रहे थे, लग रहा था कि वो मैच निकाल के ले जाएंगे, लेकिन फिर जो है भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की मैच में और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को 181 यानी 181 रनों पर रोक दिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत से ये मैच हार गया। लेकिन उसकी उम्मीदें कुछ बची हुई थी कि शायद आज सुबह जो मैच हुआ है उसका नतीजा उसके पक्ष में आ जाए। वो पक्ष में ऐसे आता कि अगर आज का मैच जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया सुबह सुबह, उसमें अगर अफगानिस्तान हार जाता, लेकिन देखिए हुआ तो उसके उलट और अफगानिस्तान ने बड़ा शानदार खेल दिखाया। आज सुबह मैच में कई बार जो है बारिश आई, मैच रुक भी रहा था, चल भी रहा था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी और बड़ी धीमी उनकी बल्लेबाजी चल रही थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो 115 रनों तक पहुँचे। लेकिन जब बांग्लादेश खेलने के लिए आया तो बांग्लादेश के सामने टारगेट ये था कि वो 12.1 ओवर में उस टारगेट को चेस कर जाएं तो बांग्लादेश जो है सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा। और अगर वो 12.1 ओवर के बाद वहाँ उस टारगेट तक पहुँचते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुँचेगा। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ और अफगानिस्तान जीत गया तो अफगानिस्तान सीधे सेमीफाइनल में पहुँचेगा। आखिरकार मैच में बारिशें हुई, बार बार मैच रुका, ऑन ऑफ और आखिर में जो है अफगानिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब रहा और बड़ी उनकी ऐतिहासिक जीत है। पहली बार अफगानिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। इंडिया में भी जो है कई अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं रोज़मर्रा का। तो हमारे साथी हैं सिराज, वो अफगानों से मिलने के लिए गए जो भारत में रहते हैं दिल्ली में, और उनसे उन्होंने देखा कि किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो जो हमारे साथी हैं स्टूडियो मैनेजर इस वक्त अजीत सारथी, मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो उन अफगान फैंस की आवाज़ हमारे श्रोताओं तक पहुँचा सके तो। हमारी उम्मीद ये है कि हम सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका से जीत ले और फिर इंडिया के साथ फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि जब हम इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचते हैं तो उसी टाइम हम किसी टीम के लिए दुआ नहीं कर रहा है। जो टीम फाइनल में जीत ले वही हमारा टीम है, क्योंकि हम अफगानिस्तान के बाद इंडिया टीम को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ये ऐसी टीम है कि कंट्री में कितना इशू है, गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, सपोर्ट नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और हम अभी तक किसी भी अपने इंटरनेशनल मैच को अपने देश में होस्ट भी नहीं किया है। तो आप देख लो कि एक नया स्टोरी है, ये दुनिया के लिए दिखा रहा है कि हमारे टीम के अंदर टैलेंट है। इंशाल्लाह मेरा पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह जीत जाएगा। तो सेमीफाइनल में गया, अपना पूरा कोशिश करेगा वो तो जीत जाएगा, हम दुआ करेंगे उसके लिए। उस बार तो मेरे दिल इतना हो गया, मैं बिल्कुल रो रहे सारे अफगानिस्तान का लोग रोने लगे, लेकिन इस बार वो रोना खुशहाली में बदल गया। हम अफगानी लोग जो इंडियन में हैं, दिल्ली में हैं, हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हमारी टीम सेमीफाइनल में गए और हमारी क्रिकेट टीम, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जीत जाएगा। हम दुआ करेंगे और हम बहुत खुश हैं। तो अफगानिस्तान की टीम जीत के बाद कर रही है ट्रेंड, और एक और खबर इकबाल ट्रेंड कर रही है, वो है चीन का जो मानव रहित अंतरिक्ष यान है चांद के सुदूर अज्ञात हिस्से से नमूने लेकर धरती पर लौटा है, जिसके बारे में हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे। तो आज ये खबर बहुत वायरल रही।
ये था आज का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे यानी सुमिरनप्रीत कौर और इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।